किंग ऑफ द वर्ल्ड सेंट नेरोना ईमू फुल गेम खेलने के मूड में आ चुका है। लिटरली ऐसा लगता है कि इसका बचपना लूफी को देखकर जाग चुका है। पिछले चैप्टर में इसने लूफी के चेस्ट के आर पार अपनी स्वॉर्ड घुसा दी थी, लेकिन इसका मन अभी भी नहीं भरा, ऐसा इसकी हरकतें बता रही है। ऐसी क्या हरकतें हैं इसकी, ऑफ कोर्स आगे चैप्टर में इसी पर बात करेंगे। पर उससे पहले क्लियर कर दूं कि मैं इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बस इसकी समरी को एक्सप्लेन करूंगा और फ्यूचर में क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। तो ये चैप्टर भी वहीं से शुरू होता है जहाँ पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। ईमू ने लूफी के चेस्ट के आर पार जो स्वॉर्ड घुसाई थी, उस स्वॉर्ड को ईमू लूफी के साथ एडम ट्री के एक ब्रांच में घुसेड़ देता है। उसॉप, जिम्बे और बाकी सब जो इस टाइम पर लोकी के साथ थे, वो लूफी की हाकी को वीक होता हुआ सेंस कर लेते हैं एंड कहीं न कहीं इन्हें लूफी की चिंता होने लगी थी। पर तभी यहाँ हजरुद्दीन और चॉपर एक शिप के साथ आते हैं और इस शिप को सीधे लोकी पर क्रैश कर देते हैं। हजरुद्दीन यहाँ आसपास लोकी के गिरे हुए ब्लड को देखकर हैरान था। फिर से सीन ईमू और लूफी पर आता है। ईमू एक और स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है, लगता है तुम हिल नहीं सकते मंकी डी लूफी। इसका कारण ये था कि ईमू ने जो पिछली स्वॉर्ड लूफी की चेस्ट में घुसाई थी, वो लाइफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है। ईमू आगे बोलता है, देखते हैं तुम कितने घावों को सह सकते हो, और इस स्वॉर्ड को भी लूफी के चेस्ट के आर पार कर देता है। इस दूसरी स्वॉर्ड का नाम है ब्लेड ऑफ द सी गॉड फ्रेगराच। इतने घाव होने के बाद भी लूफी चाहे कितना भी ब्लीड कर रहा हो, पर लूफी अभी भी अपने बेस फॉर्म में वापस नहीं लौटा है और लूफी का चेहरा देखकर लगता है कि वो नीका फॉर्म को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। सीन फिर से लोकी पर शिफ्ट होता है, जहां हमें ये पता चलता है कि उसे पहले कहीं ना कहीं अंदाजा था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई बंदा है। जब हेराल्ड की मौत हुई थी, तब शेंक्स ने उसे इस बात की चेतावनी दी थी कि कोई किंग ऑफ द वर्ल्ड नाम का बंदा एग्जिस्ट करता है, पर लोकी ने इसे मजाक में लिया था। पर लोकी को अभी कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि वो गलत था। अब फिर से सीन ईमू पर आता है, जो अपने तीसरे वेपन के साथ तैयार है, और ये तीसरा वेपन एक कुल्हाड़ी है जिसे ईमू लूफी के चेस्ट के आर पार घुसेड़े। उससे पहले सीन जोरो और सोमर्स पर आता है। जोरो सोमर्स पर अपने किंग ऑफ द हेल मूव से अटैक करता है, पर सोमर्स जोरो को ब्लॉक ही नहीं करता, बल्कि वो जोरो को दूर भी धकेल देता है, क्योंकि ईमू ने उसे उन 19 ब्लेड्स में से एक स्वॉर्ड दी थी जो उन 800 ईयर पहले के किंग्स की थी, जिन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया था। सोमर्स को ही नहीं, ईमू ने क्लिंगम को भी एक स्पीयर दिया था जो ये सांजी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इनकी फाइट के बाद सीन फिर से ईमू पर शिफ्ट होता है और वो उस कुल्हाड़ी को लूफी के चेस्ट में मारने ही वाला है कि तभी यहाँ एक दूसरा कुल्हाड़ी वाला बंदा आता है जो ईमू के अटैक को ब्लॉक करता है, और ये और कोई नहीं बल्कि गबान है, जो यहाँ सही टाइम पर पहुँच चुका है। अगर इस चैप्टर के बारे में ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था, और जिस तरह से इस चैप्टर में सीन एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पर शिफ्ट हो रहा था, वो भी काफी बढ़िया था। गबान ने ईमू के अटैक को रोक तो दिया है, पर गबान भी ईमू के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। पर यहाँ हाई चांसेस हैं कि लोकी रिकवर हो जाए और एक प्रॉपर प्लान के साथ फिर से बैटल को ज्वाइन करे। तब लोकी इतना स्पेस क्रिएट कर सकता है कि वो स्ट्रॉ हैट्स को यहाँ से भागने का मौका दे, क्योंकि कोई चांसेस नहीं कि ये ईमू को डिफीट कर सके। अभी भी यहाँ शेंक्स के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगले चैप्टर में क्या होता है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपके इस चैप्टर के बारे में क्या ओपिनियन है? अगर वन पीस से रिलेटेड आपके फ्यूचर में कोई थ्योरी है तो उसे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय।